आप शुरू कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक तो मैक्सवेल थ्योरी के बारे में और एक स्पेक्ट्रम देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है? तो एमिशन करता है एंड साथ में क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है। किसको? एनर्जी को। किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। क्लियर? और नो मैटर इज डिस्प्लेस्ड, इसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और अगर मीडियम प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, चलेगा उसमें भी। और मगर खास बात यह है कि केवल वेव ट्रांसफर होगी, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। नो मैटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज टू कंपोनेंट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एक अपना एक कंप्लीट चैप्टर है 12th फिजिक्स में, वहाँ पे आप अगर इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, मैंने डाल रखा है लेक्चर में। ठीक है। चलिए तो इसके बारे में जरा से इंडिकेशन दे रहे हैं अगर जो बच्चे 11th क्लास में आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ टू कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और एक और खास बात है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जिस डायरेक्शन को प्रोपिगेट करते हैं, जब भी वेव मूव करती है तो वेव के मोशन को बोलते हैं प्रोपिगेशन। तो वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का भी एंगल 90, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल भी 90, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एंगल भी क्या होगा? 90, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव और मैग्नेटिक फील्ड इनका भी एंगल क्या होगा? 90। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन किस में होगा? जेड एक्सिस में। तो एक दूसरे के क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दूसरा, बोथ कंपोनेंट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ। दोनों ही जो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, स्पीड भी सेम होगी और वेवलेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। बट दे ट्रेवल्स और ये प्रोपिगेशन इन परपेंडिकुलर प्लेन। मगर क्या होगा? दोनों का प्लेन क्या होगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा? वर्टिकल प्लेन में होगा। ये देखिए, अगर यहाँ पे हम क्या करें, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, तो दूसरा अगर ये वर्टिकल है, ठीक है, तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरे के क्या होंगे? ये परपेंडिकुलर। अगर ये वर्टिकल है तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेव किधर मूव कर रही है? वेव इधर मूव कर रही है, तो वो क्या होगा? अगर हम बात करें, देखिए ये वेव का जो मोशन ऑफ प्रोपिगेशन है वो एक्स एक्सिस है, और क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में होगी? जेड एक्सिस में। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए, लाइट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो कई टाइप के, जैसे अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, विजिबल है। ठीक है, सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं। तो लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी जो स्पीड है वैक्यूम में वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही स्पीड किसकी होती है? लाइट की भी होती है वैक्यूम में, क्योंकि लाइट खुद क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वैक्यूम में वो कितनी होगी? 3 × 10⁸। और जैसे जैसे मीडियम आता जाएगा, यानी कि मीडियम बढ़ता जाएगा, तो स्पीड क्या होती जाएगी? थोड़ी डाउन होती जाएगी। चलिए, मैक्सवेल थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। ये जो मैक्सवेल की थ्योरी थी ये अनेबल थी, यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई किसको? एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अनेबल थी टू एक्सप्लेन, किसको करने में? एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, एक फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? ये आप जैसे जैसे आप आगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिटेल होगा, इन पे पूरा अपने अपने एक एक चैप्टर है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो समझिए क्या है। जो लाइट की नेचर है, लाइट की नेचर ड्युअल नेचर में आती है,
लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों तरह क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो जो मैक्सवेल थ्योरी थी या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या करता है, लाइट की वेव नेचर को प्रमोट करता है, पार्टिकल नेचर को प्रमोट नहीं करता। ये जो तीनों जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये सब क्या करते हैं, लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रमोट करते हैं। तो ये लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था वो लाइट की वेव नेचर को शो कर रहा है, इसलिए इनकी जो बातें हैं वो इसमें फिट नहीं बैठ पाई। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव रेडिएशन है, यानी कि वेव नेचर को शो करता है एनर्जी की। तो क्या है, और जिसकी जो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू। आजकल हम जो लेटेस्ट पढ़ते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कैसे पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू। मतलब जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेवलेंथ के। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। अगर हम रिलेशन देखें, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि C इज इक्वल टू क्या था, म्यू लैम्डा, या यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं, वो कितना था, C अपॉन लैम्डा। तो जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम एनर्जी देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी था E इज इक्वल टू क्या है, एच म्यू, या म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा। देखिए E इज इक्वल टू एच म्यू, या लिख सकते हैं एच म्यू को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे जो एनर्जी हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई किसके, म्यू के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई किसके, वेवलेंथ के। क्लियर हो गई बात? हाँ, मगर जो पुराना जमाना था ना, अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें, क्लासिकल थ्योरी मतलब पुराने जमाने में, यानी कि प्रारंभिक जब ये स्टार्ट हुई थी, तो जो एनर्जी है, जो ये क्या करती थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए ध्यान दीजिए, एनर्जी की मैंने आपको बताया डुअल नेचर में एग्जिस्ट करती है, पार्टिकल नेचर और कौन सी, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये जो नेचर है क्या है, ये पार्टिकल नेचर है एनर्जी की। और अगर वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर में क्या करता है, लाइट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के नहीं थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इंटेंसिटी के। तो अगर हम वेव नेचर की बात करेंगे लाइट की, तो वेव नेचर के केस में जो लाइट की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी होती क्या है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। किसी भी सरफेस के एक एरिया पे एक सेकंड में कितनी एनर्जी आके पड़ रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी पे बेस्ड थी। तो अगर क्लासिकल थ्योरी देखें, मतलब पुरानी थ्योरी, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड कर रही थी, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यह कह सकते हैं, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, या कह सकते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अगर आप क्या करें, अरेंज कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप क्या करें, उसके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, कौन कौन से, जैसे अगर हम बात करें रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट, जैसे हम कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, और लास्ट में कॉस्मिक रे। अगर हम इनको अरेंज कर दें किसके, इनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए, तो रेडियो वेव से, अगर हम रेडियो वेव से कॉस्मिक वेव की तरफ जाएं तो इसमें क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होती है मगर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बात करें तो किसकी है, रेडियो वेव की। अगर सबसे कम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो किसकी है, कॉस्मिक रेस की। या वेवलेंथ की बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, कॉस्मिक रेस की। ठीक है, तो अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। अगर बात करें एनर्जी के बेसिस पे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, रेडियो वेव की, और सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम हो जाएगी कॉस्मिक रेस की। तो अगर हम यहाँ देखें, इधर हम जाएं तो इधर जाने से क्या हो रहा है, देखिए, तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, वेवलेंथ की बात करें, एक मिनट, देखिए मैं थोड़ा सा रिवर्स उल्टा बोल गया हूं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, अगर हम ये क्या करें, ये रेडिएशन लिख रहे हैं हम, क्या होगा, तो रेडियो वेव से अगर हम कॉस्मिक रेस की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी मगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। तो
तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी किसकी तरफ, कॉस्मिक रेज की। तो सबसे कम एनर्जी होगी रेडियो वेव की और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की। तो वेवलेंथ अगर हम बात करें तो वेवलेंथ मैक्सिमम इसकी है और इसकी वेवलेंथ मिनिमम है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसी की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी रेडिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रेडिएशन, या कह सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिनको हमने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग। अगर हम क्या करें, राइट से लेफ्ट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर हम क्या लेफ्ट से राइट जाएं तो ये क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। ठीक है, तो इधर जाने से क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है और वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रही है। तो इसको ऑर्डर को अगर आप ध्यान रखें तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो सुन लीजिए, इसमें अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, ऐसे याद रख लेते हैं, रेडियो वेव से स्टार्ट करते हैं और किधर जाते हैं, कॉस्मिक रेज की तरह। तो इसे याद कैसे रखें, देखिए पहले रेडियो वेव है, फिर माइक्रो है, फिर इंफ्रा है, ठीक, और फिर विजिबल, और ये हो गया अल्ट्रा वायलेट। तो इसमें अगर हम याद रखें, रेडियो का ले ले आर ए, ठीक है, और माइक्रो का ले ले एम, और इंफ्रारेड का ले लें यानी कि इन, और विजिबल को विजिबल रखेंगे पूरा, और इसे बोल देंगे किस, क्या बोल देंगे, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा एक्स वाई कॉस्मिक। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम याद से रख लें, रा का हो गया राम, ठीक है, इसे लिखेंगे राम, आर ए हो गया रा, और ये हो गया मैं, राम इनविजिबल, राम, देखिए राम इनविजिबल अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट एक्स वाई कॉस्मिक रेज। तो इसमें हम याद रखने का तरीका है, राम इनविजिबल, राम इनविजिबल अल्ट्रा वायलेट एक्स वाई कॉस्मिक रेज। क्लियर। और इसमें क्या होगा, ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, कॉस्मिक की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव की। विजिबल की अगर हम बात करें तो विजिबल क्या है, विजिबल में 7 कलर होते हैं। विजिबल का मतलब होता है, विजिबल रीजन में जो भी कलर आएंगे वही हमें दिखाई देंगे। हमारी जो आंखें हैं वो केवल सिर्फ क्या करती हैं, विजिबल रेडिएशन को देख सकती हैं, बाकी और रेडिएशन को नहीं देख सकती। तो अगर हम यहाँ देखें तो विजिबल में 7 कलर आते हैं, सब आपको याद है, पहले भी आपने पढ़ रखा। देखिए क्या है, विव ग्योर, किसकी फॉर्म में आएंगे, 7 कलर आएंगे, विव, इसे याद रख सकते हैं, विव ग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसकी जो वेवलेंथ है, जो विजिबल की जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, 400 नैनोमीटर से क्या होती है, 700 नैनोमीटर के आसपास, वैसे 760 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो चलती है, एग्जैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो एग्जैक्ट की बात करेंगे तो ये इसमें होगा, अगर हम नैनोमीटर में ले रहे हैं तो किसमें है, ये 100 की फॉर्म में है, 400 से लेके 700 या 760। अगर आप एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो कितनी होगी, 4000 से लेके कितनी हो जाएगी। अगर एंगस्ट्रॉम में लेते हैं एक जीरो बढ़ जाता है, नैनोमीटर में लेते हैं तो एक जीरो घट जाता है। तो अगर आप नैनोमीटर में लेंगे तो 400 से लेके 760, और एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके, ये कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना, 7600 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें इसमें रियल बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू की, तो एग्जैक्ट वैल्यू वैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। पर अप्रोक्सीमेट इसे कैसे लिख लेते हैं, 400 से लेके, कुछ लोग 400 से 700 कर देते हैं, कुछ 400 से 800 भी लिख देते हैं, कुछ 400 से 750 लिख देते हैं, किसमें, नैनोमीटर में। अगर एंगस्ट्रॉम में लोगे तो 1000 में चलेगा। क्लियर। अब इसमें भी क्या है, ये विजिबल की रेंज हो गई, ये कई बार पूछी गई है और सब लोगों को याद भी है। बात, क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि क्या है कि विजिबल की रेंज हमें पता है, मगर पूछ लें कि ग्रीन कलर का रेंज क्या है, किस वेवलेंथ के लिए ग्रीन कलर दिखाई देगा, किस वेवलेंथ के लिए ऑरेंज दिखाई देगा, किस वेवलेंथ के लिए इंडिको दिखाई देगा। तो ये सारी बातें आपको बताएंगे रिवीजन वाली क्लास में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, इसकी एक ट्रिक बताएंगे कि विवग्योर की तो वेवलेंथ हमें पता है, विजिबल की तो रेंज पता है, मगर इनके विवग्योर, जो विजिबल में जो 7 कलर हैं विवग्योर, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ कैसे याद रखें। देखिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सी आसान सा है, अगर आप ध्यान से समझें तो। ठीक है, एक बार समझ में आया तो बस बात खत्म, और नहीं आया तो फिर नहीं आता। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती। स्पेक्ट्रम क्या है, सुनिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी रेडिएशन आ रहा है और उस रेडिएशन में कौन कौन से कलर हैं, उस कलर को क्या करना, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, या कह सकते हैं एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करना, यानी कि किस पैटर्न में, किस सीक्वेंस में वो कलर हैं उसमें वेवलेंथ में, तो उसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करना, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम समझ गए, किसी भी रेडिएशन के डिफरेंट डिफरेंट कलर को, यानी कि उसके पैटर्न को, पैटर्न मतलब जिस पैटर्न में कलर है उस पैटर्न को स्क्रीन पे ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। अब टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, दो टाइप के स्पेक्ट्रम है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, पहले तो इसी में समझिए अंतर। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, किसी भी जैसे सन है या ट्यूबलाइट है, कोई भी कैंडल है, उससे जो डायरेक्ट लाइट आ रही है, किसी भी सब्सटेंस से जो लाइट एमिट हो रही है, उस लाइट को हम क्या करें, उस लाइट का हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम जनरेट करें, तो वो क्या कहलाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी भी सब्सटेंस से जो लाइट एमिट हो रही है, तो उस लाइट को हम क्या करेंगे, पहले स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, पहले प्रिज्म में से पास करेंगे, प्रिज्म क्या करेगा, उस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर में ब्रेक करेगा और साथ में क्या करता है, बैंड करता है, और वो जब प्रिज्म में से निकल के जाएंगी तो अब वो डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती हैं और उसके सामने एक स्क्रीन लगी होगी, जिस स्क्रीन पे वो पैटर्न क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है, तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अगर ये जो लाइट, जिस लाइट का हमने स्पेक्ट्रम बनाया है, जिस लाइट को हमने प्रिज्म में से पास करके उसका स्क्रीन पे पैटर्न क्या करा है, ऑब्टेन करा है या स्पेक्ट्रम बनाया है, उस अगर वो लाइट क्या है, किसी सब्सटेंस से डायरेक्टली लाइट आ रही है, किसी भी सब्सटेंस से जो एमिट लाइट है उसका डायरेक्ट हमने क्या करा है, स्पेक्ट्रम बनाया, तो वो कहलाएगी एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जैसे कहें सन से आने वाली लाइट रे या कैंडल से आने वाली लाइट रे या किसी ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट रे का डायरेक्ट हम क्या करें, इस प्रिज्म में से पास करके स्पेक्ट्रम बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, किसी भी कैंडल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी बल्ब से या किसी भी सन से क्या है, कोई लाइट आ रही है, वो डायरेक्ट लाइट क्या है, उस लाइट का डायरेक्ट क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम नहीं बनाते, पहले उसे हम क्या कर दिया, उस लाइट को किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, उस लाइट को अगर हमने क्या करा है, पहले स्पेक्ट्रम प्रिज्म में से पास होने से पहले किसी अनोदर सब्सटेंस में से पास कर दिया है, तो वो क्या करेगा, वो जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में से वो लाइट पास होगी, वो सब्सटेंस क्या करता है, कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। देखिए अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो वो सारे के सारे वेवलेंथ को क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी, मगर ब्लैक बॉडी के अलावा जितनी भी बॉडी होती हैं वो हर एक वो डिफरेंट, वो क्या है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें से कोई से एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो लाइट जब पार होगी उसमें से, तो वो जैसे मान लीजिए उसने क्या करा, हमने, हमारे पास कोई व्हाइट लाइट है, सनलाइट, उसमें 7 कलर हैं, उस लाइट को हमने क्या करा, किसी एक सब्सटेंस में से पास करा, वो सब्सटेंस ने मान लीजिए ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ग्रीन कलर की लाइट क्या हो जाएगी, उससे जब ब्लू लाइट पार निकलेगी उस सब्सटेंस से, तो उसमें ग्रीन कलर की लाइट नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट को उसने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया। अब उसका स्पेक्ट्रम जब करेंगे प्रिज्म में से पास करके, तो स्क्रीन पे जो पैटर्न प्रोड्यूस होगा उसमें से ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई बात। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो टोटल लाइट है, ओरिजिनल लाइट है, उस ओरिजिनल लाइट का क्या कर रहे हैं, हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, तो वो कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि जो ओरिजिनल लाइट है, उस ओरिजिनल लाइट को पहले किसी एक सब्सटेंस में से पास कर दिया, और वो सब्सटेंस क्या करेगा, कोई सी एक पर्टिकुलर कलर को क्या कर लेगा, पर्टिकुलर कलर की लाइट को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और वो क्या होगा, स्पेक्ट्रम से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए, अब इस जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम है तो ये भी फर्दर दो टाइप का होगा, एक होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होगा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि इसमें कलर, जैसे मान लीजिए रेड, ग्रीन, येलो, जैसे विग और कलर मिल रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो ये क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में मिलेंगे, मतलब जैसे ग्रीन के बाद ऑरेंज आ गया या ऑरेंज के बाद रेड आ गया, तो उसके बीच में कोई ब्लैकनेस नहीं मिलेगी, डायरेक्ट सीधा क्या है, जो कलर आएंगे वो एकदम रेगुलर पैटर्न में आ जाएंगे, उसमें कोई भी ब्लैकनेस नहीं आएगी, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब दो कलर के बीच में कोई भी ब्लैक पट्टी ना आए, कोई भी ब्लैक लाइन ना आए, कोई भी डार्कनेस ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर दो कलर के बीच में एक डार्क लाइन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी फर्दर दो टाइप के होंगे, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ध्यान रखिए हमेशा किसके लिए होता है, एटॉमिक सब्सटेंस से, ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी एक पर्टिकुलर एटम से मिलकर बना हुआ है, उसके लिए अगर एटॉमिक सब्सटेंस से आने वाली जो लाइट है उसमें जो होगा, उसमें वो केवल लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। और जो मोलिकुलर सब्सटेंस है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो मोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स मतलब उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम है, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम किसके लिए आता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए, और बैंड स्पेक्ट्रम किसके लिए आता है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या देते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम देते हैं, और जो एटम है वो क्या देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, समझिए। जैसे
लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम एमिशन के और एब्जॉर्प्शन में दोनों में अंतर होता है। समझिए, इसमें पहले हम एमिशन स्पेक्ट्रम के लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम समझते हैं। एमिशन में जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, इस लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो कलर आएंगे समझिए, वो कलर होगा सिर्फ क्या होगी, एक लाइन होगी। जो कलर आएगा उसकी एक लाइन होगी। यहाँ एक कलर की लाइन आई, फिर यहाँ एक कलर की लाइन आएगी, फिर एक यहाँ कलर की लाइन आएगी, और बीच में क्या होंगी, ब्लैकनेस होंगी। तो जो लाइन कलर की जो लाइन आएगी, कलर जो आएगा वो कलर बिल्कुल एक थिकनेस लाइन में आएगा, एक छोटी सी यानी कि थिन लाइन में आएगा। जो कलर आएगा वो थिन लाइन में आएगा। दो थिन लाइन जो होंगी कलर की, उनके बीच में एक क्या होगी, ब्लैक बैंड होगी। तो इसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो कलर की पट्टी है, जो कलर की इस लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था, जो कलर था वो क्या था, थिक था, मतलब थिन था, थिन लाइन थी। और बैंड में क्या होगी, जो कलर की पट्टी है वो थोड़ी मोटी होगी, यानी कि थिक बैंड होगी। तो इसमें जो कलर की जो पट्टी है वो क्या होगी, थिन होगी, यानी कि एकदम लाइन सी होगी। और इसमें क्या होगी, एक बैंड होगी, यानी कि बड़ी कलर की जो थिकनेस है वो क्या होगी, मोटी होगी, एज कंपेरिजन टू लाइन। तो इसे क्या बोल देंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। तो दो ब्लैक स्पॉट के बीच में क्या होगा, एक लाइन, एक कलर मिलेगा। अगर वो कलर क्या है, कलर की जो लाइन है, कलर की जो पट्टी है वो थिक है, तो क्या कहलाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। और वो मोटी है यानी कि थिक है, तो क्या कहलाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम। यहां पे उल्टा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कलर बहुत ज्यादा आएंगे, बीच बीच में क्या आएंगी, ब्लैक पट्टियां आती हैं, इसमें ब्लैक बैंड आती हैं, इसमें ब्लैक छोटे छोटे से स्पॉट आएंगे। कलर बिल्कुल कंटिन्यूस होगा, ऐसे कह सकते हैं कि कंटिन्यूस कलर था, बिल्कुल यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूस कलर। और कंटिन्यूस कलर के बीच में क्या है, अगर कोई ब्लैक लाइन आ गई, तो उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और कोई ब्लैक बैंड आ गई, बैंड मतलब जिसकी लाइन किसे बोलेंगे, जिसकी थिकनेस क्या होगी, कम, यानी कि जो थिन होगी तो वो कहलाएगी लाइन, और जिसकी थिकनेस मोटी होगी यानी कि ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे, बैंड। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये कंटिन्यूस कलर है यहां से लेके यहां तक, इस कंटिन्यूस कलर के बीच में कोई ब्लैक लाइन आ गई तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और अगर कोई ब्लैक बैंड आ गई तो उसे क्या बोलेंगे, इस बैंड स्पेक्ट्रम। मगर किस केस में, एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, कंटिन्यूस कलर होगा, कंटिन्यूस कलर के बीच बीच में क्या आएंगी, ब्लैक लाइन या ब्लैक बैंड आएंगी। इस केस में क्या था, इस केस में कंटिन्यूस क्या है, ब्लैक है, और कंटिन्यूस ब्लैक के बीच बीच में क्या होंगी, कलर लाइन आएंगी या कलर बैंड आएंगी। अगर कलर लाइन आई तो लाइन स्पेक्ट्रम, और कलर बैंड आई तो बैंड स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई बात, अंतर। तो एमिशन के केस में क्या है, ओवरऑल ब्लैक रहेगा, ब्लैक के बीच बीच में क्या आएंगी, कलर लाइन या कलर बैंड, ठीक। और इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ओवरऑल कलर होगा, और कलर के बीच में क्या आएंगी, ब्लैक लाइन या ब्लैक बैंड आएंगी। क्लियर होगी बात, चलिए जी। तो समझ में आ गई। एमिशन, दो टाइप के एमिशन है, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होंगे, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम फर्दर दो टाइप का होगा, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर लाइन और बैंड नहीं होता, कंटिन्यूस होगा या तो पूरा या फिर डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस होगा तो उसमें दो केस हो सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये कह रहा है जो फोटो यानी कि फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये तो अलग से मैं डेफिनेशन में समझाएंगे। इसका मतलब है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये कैप्चर कर लेता है, वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी दो टाइप के होंगे, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन और बैंड है वो किस में होते हैं, कंटिन्यूस जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि कंटिन्यूस जो कलर है उस कलर में ब्लैक लाइन या ब्लैक बैंड आएंगी। और डिसकंटिन्यूस एमिशन का जो डिसकंटिन्यूस है उसमें, एमिशन का जो कंटिन्यूस है उसमें तो लाइन या बैंड होता ही नहीं, केवल कंटिन्यूस कलर होता है। इस एमिशन के डिसकंटिन्यूस में क्या हो सकते हैं, लाइन और बैंड आ सकते हैं, और वो कब होंगे, पूरा कंप्लीट ब्लैक बैंड होगा, उस ब्लैक बैंड के बीच बीच में क्या आएंगे, कलर की लाइन आएंगी या कलर के बैंड आएंगे, ठीक है। अगर एटम के लिए है, अगर जो लाइट आ रही है अगर वो किसी एटॉमिक सब्सटेंस से आ रही है तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर जो लाइट आ रही है वो अगर किससे आ रही, किसी मोलिकुलर सब्सटेंस आ रही तो बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। चलिए अब छोटी सी कुछ बेसिक बातें समझें। ये कह रहा है ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, जब हम किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट करेंगे। हीट करने का मतलब है आप सराउंडिंग से क्या कर रहे हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस, ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस के जो पास में सेल पाई जाएगी उसकी एनर्जी लो होती है, न्यूक्लियस से जो दूर सेल पाई जाएगी उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है,
तो ये क्या है, ये लो एनर्जी स्टेट कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, हायर एनर्जी स्टेट। अगर ये इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पे इसमें लोअर एनर्जी स्टेट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व, अगर हम इसे क्या करें, इसे हीट करें, हीट करने का मतलब है कि आउटर सब्सटेंस से, आउटर सोर्स से आप क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सोर्स से यानी कि हीट करेंगे जब इसे, तो ये एनर्जी क्या करेगा, कैप्चर करेगा। तो एनर्जी कैप्चर करके कहाँ हो जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में क्या कर जाएगा, जंप। क्लियर। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्रोमोटेड फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो हम क्या करेंगे, जब किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके प्रमोट हो जाता है कहाँ, फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरे पॉइंट, ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस को हम क्या करें, कूल करें, ठंडा करें, तो उसको कूल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उससे एनर्जी छीन रहे हैं। तो कूल कब होगा कोई भी सब्सटेंस, जब उससे एनर्जी बाहर निकल रही हो, एनर्जी जा रही हो तो हॉट हो जाएगा, एनर्जी बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो इसे किसी भी सब्सटेंस को जो हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं सब्सटेंस की, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी बाहर रेडिएट हो रही है। तो एनर्जी क्या होगा, इस कोई भी सब्सटेंस की कूलिंग कब होगी, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। क्यों, मान लीजिए हायर सेल में इसकी एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब ये लोअर में आया तो लोअर सेल की एनर्जी मान लीजिए कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 से 2 में आया तो 8 की जो एनर्जी है वो क्या कर देगा, ये रेडिएट कर देगा, नहीं कि बाहर क्या कर देगा, एमिट। ठीक है, तो देखिए, तो एनर्जी रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द ट्रांसफर फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेगा तो एनर्जी को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। और रेडिएट भी किसकी फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। चलिए जी, अब बातें देखिए, अब बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सा स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस मतलब जिसमें कोई ब्लैक बैंड नहीं आएगी। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सा देख रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो पहले कौन सा देख रहे हैं, एमिशन में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमारे पास क्या है, कोई वाइट लाइट है, वाइट लाइट मतलब सन की लाइट, जो सन से जो लाइट आती है उसमें 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। कौन से 7 कलर, विवग्योर वाले। तो अगर किसी भी लाइट में 7 विवग्योर कलर प्रेजेंट हैं तो उसे बोलते हैं वाइट लाइट। तो वाइट लाइट मतलब ऐसी लाइट, सन की लाइट, या कह सकते हैं ऐसी लाइट जिसमें ऑलरेडी 7 कलर क्या है, प्रेजेंट है। तो वाइट लाइट फ्रॉम द सोर्स, तो ये कह रहा है 7 कंटिन्यूस कलर विवग्योर क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से क्या है, 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगी। हमने क्या करा, इस सोर्स, किसी भी सोर्स से वाइट लाइट आई, उसको स्लिट में से पास करा। स्लिट मतलब एक पिन होल, एक छोटा सा होल, उसमें से पास किया। पास करने के बाद डायरेक्ट किस पे डाला, प्रिज्म पे डाला। तो जैसे ही प्रिज्म पे होगा तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। पहले तो क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, फिर दूसरे मीडियम से वापस तीसरे मीडियम निकलेगी, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बैंड भी होगी। बैंड होगा तो इसका मतलब क्या है, डेविएट होगी, अपने पास से क्या होगी, डेविएट होगी। मगर साथ में डिस्पर्जन भी होता है। डिस्पर्जन क्या है, देखिए क्या होगा, रीजन क्या है, जो जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से क्या होगी, बैंड होगी। अगर वो रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल भागती है, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अब द नॉर्मल। तो ये बात कंफर्म है हमें कि 10th क्लास में आपने पढ़ रखा था। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होता क्या है कि लाइट अपने पाथ को क्या करती है, चेंज, मतलब अपने नॉर्मल से बैंड होती है, या तो अवे या टूवर्ड द नॉर्मल। अब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर, यहाँ व्हाइट लाइट का मतलब है 7 कलर है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिफरेंट। कुल मिला के ये बात समझिए कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डेविएशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जैसे ही व्हाइट लाइट आई, यानी कि सातों के सातों कलर आपस में मिक्स थे, और जैसे ही इसमें प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगा, रेड कलर का जो डेविएशन है वो कम होगा, और वॉयलेट कलर का डेविएशन क्या होगा, ज्यादा। तो इसलिए क्या होंगी, ये सातों की सातों कलर एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अब इनके रास्ते अलग हो गए, क्योंकि एक का डेविएशन कम है और एक का डेविएशन ज्यादा है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। तो 7 कलर का आपस में ब्रेक हो जाना उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। और लाइट का बैंड होना क्या कहलाता है, डेविएशन। तो यहाँ से लाइट प्रिज्म में जब आएगी तो वो डिस्पर्जन भी होगी और डेविएट भी होगी। डिस्पर्जन क्यों हो गई वो मैंने आपको बताया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डेविएशन एंगल है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए उसे डिस्पर्स होना ही पड़ेगा, नहीं कि अलग अलग होना ही पड़ेगा।
चलिए, तो यहाँ पे अब ये इसमें से जब ये लाइट पास होगी तो इसके आगे हमने क्या लगाया है, ये एक स्क्रीन लगाई हुई है, ये ऐसे बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक, जिस पे क्या होगा, ये कलर का पैटर्न प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस पे रेगुलर कलर आएंगे किसकी फॉर्म में, विवग्योर की फॉर्म में, VIVGYOR, विवग्योर। ये 7 कलर इस लाइट पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और इसके बीच में कोई भी ब्लैकनेस नहीं होनी होगी, ये कलर बिल्कुल आपस में जुड़े होंगे। तो जैसे वॉयलेट कलर है, वॉयलेट के तुरंत बाद कैसा दिखाई देगा, इंडिगो, इंडिगो के तुरंत बाद दिखाई देगा ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इनके बीच में कोई भी ब्लैकनेस नहीं आएगी, ये कंटिन्यूस कलर पैटर्न यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा और इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर। सबसे ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हो रहा है, वॉयलेट में, और सबसे ज़्यादा कम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन किस में हो रहा है, रेड में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है विवग्योर की फॉर्म में। ध्यान रखना, विवग्योर कलर कहाँ से होगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे, मतलब ऊपर रेड और सबसे डाउन में कौन होता है, विवग्योर। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें डेविएशन ज़्यादा होता है। एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, वॉयलेट की, या कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसमें डेविएशन भी ज़्यादा। जिसकी एनर्जी कम, या कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी कम और उसका डेविएशन भी क्या होता है, कम होता है। तो रेड का डेविएशन कम होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी एनर्जी भी क्या है, कम है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए, तो इसे प्रिज्म में से पास कर दिया, तो ये क्या है, कलर आर स्क्रीन। तो कलर आर यानी कि कह रहा है इस कलर आर सीन एज ए मर्जिंग, क्या जो कलर सीन होंगे वो आपस में एक दूसरे में क्या होंगे, मर्ज होंगे, मतलब बीच में कोई भी ब्लैकनेस नहीं आएगी, इसलिए स्पेक्ट्रम कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो कलर आर सीन एज मर्जिंग यानी कि देयर फोर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसलिए कैसा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, यानी कि कंटिन्यूस। और वॉयलेट के में जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम होगा और रेड में जो डेविएशन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कह रहा है किस, ये कह रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, या कह सकते हैं इन्वर्सली है किसके, वेवलेंथ के। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका डेविएशन भी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, वॉयलेट की। और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेड की, या कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है या वेवलेंथ इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो बस ध्यान रखना, एंगल ऑफ डेविएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब डायरेक्टिव होगा किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें डेविएशन भी ज़्यादा, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम, उसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए, when white light from source is passed through the prism, the dispersion and deviation of radiation take place and impression produce on the screen, ठीक है। तो ये कह रहा है जब किसी भी सोर्स से आने वाली व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो जो व्हाइट लाइट है एक तो उसका डिस्पर्जन हो जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगी, और क्या होगा, डेविएशन होगा, मतलब बैंड होगी अपने पास से, और क्या होगा, स्क्रीन पे क्या होगी, इम्प्रेस्ड हो जाएगी, यानी कि ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है, प्रोड्यूस। चलिए, अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या है, डिसकंटिन्यूस। हमारे पास ये कोई सोर्स था समझिए, ये क्या है, ये क्या है, स्टेट ऑफ कूलिंग। हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमने क्या कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, वो स्टेट ऑफ कूलिंग, कूल करना शुरू कर दिया। तो कूलिंग में क्या होगा, देखिए ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये हीटेड था। ये क्या है, ऑलरेडी क्या है, हीटेड था। हीटेड का मतलब है कि ये ऑलरेडी हीट था, तो आराम से क्या कर रहा था, यहाँ से रेडिएशन कर रहा था। जैसे कोई कोयला है, कोयला यहाँ रखा है तो ऑलरेडी बिल्कुल हीट है, तो क्या कर रहा है, यहाँ से रेडिएशन लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। या कोई कैंडल है, वो जैसे कोई भी टुकड़ा है किसी भी सब्सटेंस का, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हमने पूरा रेड हॉट कर दिया, वो जला दिया, तो क्या कर रहा है, अपने अंदर से रेडिएशन कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। अब ये मगर ये लगातार हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ कूलिंग कर रहे हैं। तो कह रहा है ऑलरेडी हीटेड है, ये क्या है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का कोई सैंपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम सैंपल प्रेजेंट ड्यू टू द यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब। चलिए, कोई डिस्चार्ज ट्यूब से मतलब ये हमने सब्सटेंस लिया, और सब्सटेंस भी कैसा है, एटॉमिक सब्सटेंस है, मतलब एटम से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस है, ना कि मॉलिक्यूल से। एटम से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस का मतलब है कि एक ही टाइप का एटम है इसमें। तो ये ऑलरेडी हीटेड था, अभी इसे हमने क्या कर दिया, स्टेट ऑफ कूलिंग करनी शुरू करी। जब स्टेट ऑफ कूलिंग करनी शुरू करेंगे तो ये लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। लाइट को एमिट करेगा कि नहीं करेगा, जब किसी भी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वहां से रेडिएशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो एनर्जी को क्या करना शुरू कर देता है, एमिट करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि स्टेट ऑफ कूलिंग में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, और एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में।
तो ये एनर्जी रेडिएट होगी इससे। उस एनर्जी का अब हम स्पेक्ट्रम बना के देखें तो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उस एनर्जी को हमने क्या करा, एक स्लिट में से पास करा, मतलब पिन होल में से, और फिर उसके ऊपर क्या डाल दिया, प्रिज्म में से पास गुजार दिया उसे। जैसे ही प्रिज्म में से गुजारेंगे तो इसका डिस्पर्जन भी हो जाएगा और डेविएशन भी हो जाएगा। और आगे हमने क्या लगा दी है कि फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, या कह सकते हैं स्क्रीन बोल सकते हैं, जिसपे क्या होगा, ये कलर का जो पैटर्न है वो ऑब्टेन होगा। तो रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट की वेवलेंथ है वो आपस में क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी प्रिज्म्स के थ्रू, और यहाँ पे आके टकराएंगी। अब ये जो स्पेक्ट्रम आएगा ये कैसा आएगा, ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें ऑलरेडी क्या है, देखिए ये यहाँ से एक एटॉमिक सब्सटेंस है, इसकी कूलिंग करने से जो रेडिएशन हो रहा है वो आएगा। तो एक कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर सेल से किसी लोअर सेल में, किसी पर्टिकुलर हायर सेल से किसी लोअर सेल में जंप करेगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी तो पर्टिकुलर कलर ही यहाँ मिलेगा, यहाँ हर एक कलर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एटम है, एटम में से क्या होगा, एटम का एक ही जैसी वो क्या है, कोई किसी भी पर्टिकुलर हायर सेल में से इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर लोअर सेल में जंप करेगा, जिससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, तो एक पर्टिकुलर कलर यहाँ पे आपस में मिलेंगे, बहुत ज्यादा कलर नहीं मिलेंगे, तो बहुत लाइन से कलर मिलेंगे कहीं कहीं पे, बीच में बाकी सब क्या होगा, डार्कनेस होगा। तो देखिए तो स्क्रीन पे कैसा पैटर्न ऑब्टेन होगा, ये मोस्टली पूरा पट्टी क्या होगी, डार्क होगी, पूरी पट्टी क्या होगी, डार्क होगी, ये भी डार्क, ये भी डार्क, पूरा ओवरऑल डार्क है। डार्क के बीच में कहीं कहीं क्या मिलेंगे, लाइन कलर मिलेंगे, कलर मिलेंगे वो भी किसमें, एक थिन लाइन में, ठीक है। तो ये कलर की लाइनें हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों, क्योंकि एटॉमिक सब्सटेंस से ये जो सब्सटेंस था वो एटॉमिक सब्सटेंस था, तो ये कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है, तो ये कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। चलिए ईच लाइन, देखिए हमारे पास क्या है, कह रहा है ईच लाइन इन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट, ये जो हर एक लाइन है इस स्पेक्ट्रम की, जो कलर वाली लाइन है, लाइन कौन सी, ये कलर की जो लाइन है, ईच लाइन इन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन कूदा इधर से इधर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कूदा, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए थर्ड सेल से किसमें कूद गया, ये हमारे पास कोई एटम है, इस एटम की पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, इसमें से इसकी थर्ड सेल में से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फर्स्ट में कूदा, तो उसका एक रेडिएशन हुआ, तो इस रेडिएशन की लाइन मिल गई, ये कोई पर्टिकुलर एक कलर मिल गया होगा। ऐसी इसी एटम का एक सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में जंप कर गया, तो सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट सेल में जंप करा होगा तो उनने भी रेडिएशन करा होगा, मगर इस रेडिएशन की एनर्जी कुछ और होगी, और उस वाले थर्ड से फर्स्ट का जो ट्रांजिशन है उस रेडिएशन की एनर्जी कुछ और होगी, तो इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, तो इसका कलर कुछ और होगा, इसका कलर कुछ और होगा। ये वाला कलर यहाँ मिल गया, ये वाला कलर कहाँ मिल जाएगा, यहाँ। तो जितने एटम के अंदर ट्रांजिशन होंगे, जितने टाइप के ट्रांजिशन होंगे, उतने टाइप की यहाँ क्या मिल जाएंगी, इस ब्लैक पट्टी पे रेड, इस ब्लैक पट्टी पे कलर लाइन मिल जाएंगी, और वही क्या कहलाएगा, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, और वो भी कैसा, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलर एक कोई एटम है, उस एटम में पर्टिकुलर ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। तो एक लाइन किसको इंडिकेट करेगी, तो ईच लाइन इन स्पेक्ट्रम किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इनके एक पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगी एक कलर लाइन, किसमें, इस लाइन स्पेक्ट्रम में। देखिए तो कह रहा है एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से, एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कह सकते हैं रेडिएशन, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी हायर लेवल से लोअर एनर्जी सेल में क्या करेगा, जंप करेगा, तो वहां से क्या होगा, रेडिएशन होगा। तो कोई उसने बात कही कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे, किसके टर्म्स में, रेडिएशन की टर्म्स में, एंड ट्रांसफर फ्रॉम हाई, कब करेंगे, जब ट्रांसफर होंगे फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। देखिए अब जैसे कह रहा है ड्यूरिंग हीटिंग, अब क्या करें, जैसे हीटिंग अगर हम करेंगे, हीट करेंगे किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जाएंगे, लोअर सेल से क्या जाएंगे, हायर सेल में। तो मान लीजिए वन से कहाँ चला गया, जैसे पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, पहली से डायरेक्ट थर्ड में पहुंच गया, पहली से किस में पहुंच गया, ये सेकंड में। ऐसे क्या होगा, जब पहली से यानी कि लोअर से हायर में जाएंगे तो एनर्जी कैप्चर करेंगे, और जब वापस क्या होंगे,
हायर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी को, उसी एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएशन की फॉर्म में क्या कर देंगे, एमिट कर देंगे। तो ये क्या है, जब इसको हीट करेंगे ड्यूरिंग द हीटिंग तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएंगे, और ड्यूरिंग द कूलिंग क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएंगे, और वो एनर्जी को क्या कर देंगे, रेडिएट कर देंगे, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में। तो नेचर रेडिएशन एमिटेड होगा ड्यूरिंग कूलिंग, और ये जो है एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से रिलीज। चलिए, इफ हीटेड सैंपल कंटिन्यूस एटम देन एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। ये कह रहा है इफ हीटेड सैंपल, जो हीटेड सैंपल था वो क्या है, कंटिन्यूस एटम है, मतलब एक पर्टिकुलर एटम का है। एटम तो कंटिन्यूस होंगे, जैसे लोहे की रोड आप लीजिए तो लोहे की रोड में एक ही एफी एटम थोड़ा ही है, अनंत इनफाइनाइट क्या है, बहुत सारे एफी एटम है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एफी एटम है। तो कह रहा है कि इफ हीटेड सैंपल, जिस सैंपल को हमने हीट किया था वो क्या है, एक कंटिन्यूस एटम है, एक कंटिन्यूस एटम है मतलब एटॉमिक सब्सटेंस है, देन एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम इज ए लाइन स्पेक्ट्रम, तब जो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या होगा, एक लाइन स्पेक्ट्रम होगा। देखिए जी, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम की बात क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम कब आता है, जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम कब आता है, जब एटॉमिक सब्सटेंस होगा। तो एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूल के लिए बैंड स्पेक्ट्रम। ये कह रहा है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब बैंड स्पेक्ट्रम कब आता है, वो मॉलिक्यूल्स में आता है। क्यों आता है मॉलिक्यूल्स में बैंड स्पेक्ट्रम, देखिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल के क्या होंगे, मल्टी ट्रांजिशन होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जब सब्सटेंस किसका है, मॉलिक्यूल्स का है, मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, एक से ज्यादा एटम होंगे, एक से ज्यादा एटम होंगे तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन होंगे। इस एटम का ट्रांजिशन कुछ और होगा, इस वाले एटम का ट्रांजिशन कुछ और होगा, इस वाले एटम का ट्रांजिशन कुछ और होगा। इस वाले एटम के इस एटम का ट्रांजिशन में देखूं तो इस एटम के फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच में एनर्जी गैप कुछ और होगा, इस वाले एटम के बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी गैप कुछ और होगा, थर्ड वाले एटम के बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी गैप कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें मल्टी ट्रांजिशन मिलेंगे। मल्टी ट्रांजिशन मिलेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल मिलेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें होंगी, बहुत सारी लाइनें आपस में जब जुड़ जाएंगी कलर की, तो वो क्या बन जाएगी, एक बैंड बन जाएगी। अगली बात समझ में नहीं, जो मोलिकुलर सब्सटेंस है, जैसे मोलिक्यूल सब्सटेंस है, तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो एक से ज़्यादा एटमों से मिलकर बना हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटमों में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी जनरेट होंगी। मगर वो जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी गैप होगा, जैसे मान लीजिए पहला एटम, दूसरा, तीसरा, कोई मोलिक्यूल है जिसमें 4 टाइप के एटम है, तो पहले टाइप के एटम में मान लीजिए पहले टाइप के एटम ने अगर ट्रांजिशन लिया सेकंड से फर्स्ट में, तो इसकी एक एनर्जी निकली। ऐसी सेकंड टाइप के एटम में ट्रांजिशन लिया सेकंड से फर्स्ट में, इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन लिया सेकंड सेल से फर्स्ट में, तो इसकी एनर्जी गैप कुछ और होगा। ऐसी थर्ड एटम के इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन लिया सेकंड सेल से फर्स्ट में, तो इसकी एनर्जी गैप कुछ और होगा। ऐसी फोर्थ का कुछ और होगा, मगर एनर्जी गैप होगा, मगर ये बहुत नज़दीक होगा, क्योंकि दोनों चारों के केस में ट्रांजिशन सेकंड से फर्स्ट का है। तो ये यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 कलर की लाइटें यहाँ आपस में जुड़ जाएं तो आपस में क्या बन जाएगी, एक बैंड बन जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं इसे बैंड स्पेक्ट्रम। ये पूरी ओवरऑल क्या है, कलर पट्टी है, ये ब्लैक पट्टी है, और ब्लैक पट्टी के बीच में क्या मिल जाएंगी, कलर बैंड मिल जाएंगी। अगर एटॉमिक सब्सटेंस है तो कलर लाइन मिलेगी, और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो कलर बैंड मिल जाएंगी इस डार्कनेस के बीच में। क्लियर होगी बात। तो ये क्या कहलाएगा, एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। तो आपको समझ गया, एमिशन के दोनों स्पेक्ट्रम बता दिए मैंने, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस में 2 हो गए, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। अगर क्या है, सब्सटेंस क्या है, अगर एटॉमिक सब्सटेंस है तो वहां मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम, और अगर क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स का मिलकर बना हुआ सब्सटेंस है, उसकी कूलिंग कर रहे हैं, तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या मिलेगा, बैंड स्पेक्ट्रम। कब मिल रहा है, जब कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग करने से क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होगी और एनर्जी ट्रांसमिट होगी। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर सेल से लोअर सेल में जंप करता है तो एनर्जी का रेडिएशन करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे ये क्या है, ये डार्कनेस होंगी और ये क्या होंगी, कलर बैंड होंगी। तो ये कह रहा है लाइन्स आर वेरी क्लोज, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एटमों की जो कलर लाइन होंगी उनकी जो वो बिल्कुल क्लोज होंगी। लाइन आर वेरी क्लोज एंड फाइन अपियर्स टू ए बैंड। तो ये कैसे बिल्कुल कैसे अपियर होंगी, कैसे दिखाई देंगी हमें, एक बैंड की तरह। इफ heated sample contain molecules, जिस सैंपल को हम हीट कर रहे हैं अगर वो क्या है, मोलिक्यूल्स है, देन ये कह रहा है ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। तो उससे जो स्पेक्ट्रम बैंड हो क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो क्या कहलाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम।
हीट क्यों करेंगे, हीट तो करना पड़ेगा। जब उसको हीट कर देंगे उसके बाद क्या होगी, कूलिंग स्टार्ट होगी, और जब कूलिंग स्टार्ट होगी तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। आप कोयला, कोई भी कैंडल लाइट रेडिएट कब करेगी, जब उसको पहले क्या कर दें, हम बंद कर दें। ये जैसे कोई भी कोयला हीट रेडिएट कब करेगा, जब पहले उसको क्या कर दें, जला दें। अरे बात समझिए, तो पहले हीट करना पड़ेगा, और हीट के बाद जब कूलिंग स्टार्ट होगी तो वहां से एनर्जी रेडिएट हो शुरू होगी। उस रेडिएट एनर्जी का हम क्या करते हैं भाई, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, आज किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना। तो लाइट कब आएगी किसी भी सोर्स से, जब उसको ठंडा करेंगे। ठंडा कब करोगे, जब पहले गर्म कर दोगे ना। ठीक है, चलिए। तो लाइन स्पेक्ट्रम इज सीन बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट, ये कह रहा है एमिशन ओनली। ठीक है, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम, ये कह रहा है लाइन स्पेक्ट्रम इज सीन बाय द एटम ऑफ ए एलिमेंट्स ओनली। तो लाइन स्पेक्ट्रम किस में होगा, एलिमेंट सब्सटेंस में। एलिमेंट सब्सटेंस मतलब एक ही पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस है। और बैंड स्पेक्ट्रम किस में होगा, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने क्या बताया था कि कोई जो व्हाइट लाइट आ रही है किसी भी सोर्स से, जो एमिशन लाइट आ रही है, उस लाइट को पहले प्रिज्म में से पास करने से पहले क्या करेंगे, किसी एक सब्सटेंस में से क्या कर दें, पास कर दें। तो ये व्हाइट लाइट आई, हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक एब्जॉर्प्शन सम यानी कि वेवलेंथ। ये क्या है, कोई सब्सटेंस रखा है, स्टेट ऑफ हीटिंग कह सकते हैं, और ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बिंग सैंपल है। तो जब इसमें से लाइट पास होगी तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ब्लैक बॉडी होती तो सारी की सारी लाइट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती। तो ये क्या करेगा, किसी भी एक रेडिएशन को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और बाकी जो है उसको क्या कर देगा, एमिट कर देगा, बाहर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। और वो क्या होगी, जब प्रिज्म पे जाके होगी तो उसका स्पेक्ट्रम यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा इसमें से कुछ कलर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कौन से कलर गायब हो जाएंगे, जोन सी वेवलेंथ को ये कैप्चर कर लेगा। तो देखिए, तो इसका जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा वो किस टाइप का होगा, ये पूरा एकदम ओवरऑल क्या होगा, कलर्ड, बिल्कुल कंटिन्यूस कलर है ये। व्हाइट लाइट का जो, अगर मैं ये ना रखूँ तो व्हाइट लाइट आई और कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूस कलर बनेगा। तो ये कंटिन्यूस कलर है, मगर हमने क्या रख दिया, बीच में एक सब्सटेंस रख दिया जिसने क्या कर लिया, लाइट को कैप्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे जिस भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो वाला कलर इस कंटिन्यूस कलर में से क्या हो जाएगा, गायब। तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, डार्कनेस आ जाएगी, ब्लैक लाइन आ जाएगी। ठीक, अब ये जो सब्सटेंस है, अगर ये सब्सटेंस एटम से मिलके बना हुआ है तो किसी एटम से मिलके बना हुआ है तो किसी पर्टिकुलर लाइन, तो जो डार्क लाइन होगी वो कैसी, जो डार्क कलर होगा वो कैसी होगी, लाइन की फॉर्म में होगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स होगा तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को ये कैप्चर करेगा, जिससे क्या होगी, बहुत सारी डार्क लाइन आएंगी और वो आपस में मिलकर बन जाएंगी डार्क बैंड। तो ये पूरा ओवरऑल कलर है, इस कलर के बीच में क्या होगा, कलर के बीच में या तो डार्क यानी कि ब्लैक लाइन आएगी, डार्क लाइन आएगी, या डार्क पट्टी आएगी, डार्क बैंड आएगी। ठीक है, अगर ये एटॉमिक सब्सटेंस है तो डार्क लाइन आएंगी, और ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो क्या आएंगी, डार्क बैंड आएगी। किसके बीच में, कलर के बीच में। क्योंकि ये व्हाइट लाइट आ रही थी, यहाँ पे जो कि स्पेक्ट्रम था वो कैसा होता है, कंटिन्यूस। अगर ये ना होता, इसके रखते ही यहाँ पे कुछ कलर गायब हो जाएंगे। अगर ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है तो लाइन, जो लाइन होगी, डार्कनेस वो कैसी, जो डार्क होगा वो कैसा आएगा, लाइन में, और जो डार्क होगा वो कैसा आ जाएगा, फिर बैंड में। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी दो हो गए, लाइन और डार्क। अगर जो एटॉमिक सब्सटेंस बीच में रखा है तो क्या कहलाएगा, ये लाइन स्पेक्ट्रम, और कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस रखा है तो बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया और ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ये कह रहा है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक लाइन। जो पर्टिकुलर, एवरी एलिमेंट, हर एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर जो आइटम है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो आइटम है, एवरी एलिमेंट हैज द यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम, एंड दीज स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, फ्रिंग यानी कि फ्रिंज प्रिंट्स। ये कह रहा है यानी कि ये फिंगर प्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो आइटम हैं उनकी क्या होगी, उनकी क्या होती है, यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम उनका होता है। और यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होगा, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि आदमी का फिंगरप्रिंट्स होता है। कितने लोग हैं यहाँ इस दुनिया में, मगर सबके फिंगरप्रिंट्स क्या है, डिफरेंट हैं, किसी का भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। तो ऐसे ही क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो यूनिक होता है। तो वो कह रहा है एवरी एलिमेंट्स हैज द यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम
डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम एंड दीज स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड, और इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, उसका फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट। तो यही क्या है, उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट्स है। देखिए, तो ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का क्या करना, कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का कलेक्शन करना किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, या कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का कलेक्शन करना किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। या कह सकते हैं जो डिफरेंट यानी कि जो कलर पैटर्न है उसको प्रोड्यूस करना किसी भी स्क्रीन पे, वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। अब तो और एक टर्म सीखिए, एक होता है डिफ्रैक्शन और एक होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। वेव का डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये पूरा एक चैप्टर है, ये भी 12th की फिजिक्स में, वहाँ पे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ तो बस इंडिकेशन देखना है क्या है ये। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन इट इज द पास थ्रू द ए स्मॉल होल। लाइट का क्या कर रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव का फैलना, कब, जब उसे क्या कर दिया जाए, किसी भी स्मॉल होल से पास कर दिया जाए। तो लाइट को जब स्मॉल होल से पास करते हैं तो वो क्या है, स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेव। दो वेवों का आपस में जुड़ना या आपस में सब्ट्रैक्ट होना, वो क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। कैसे बोलेंगे उसे, ये कह रहा है सेम फेस वेव आर एडेड और अपोजिट फेस वेव आर सब्ट्रैक्ट। ये कह रहा है सेम फेस में अगर वेव हैं तो वो आपस में ऐड हो जाएंगी और उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। जब दो वेव आपस में ऐड होती हैं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और जब दो वेव आपस में डिफरेंट माइनस होती हैं, डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। चलिए, दो वेव आपस में ऐड कब होंगी, तो जब क्या होगा, उन दोनों का फेस अगर सेम है तो वो ऐड हो जाएंगी, और दोनों का फेस अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो माइनस। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकलती है, फेस से। अगर फेस सेम है तो ऐड होंगी, और फेस अपोजिट है तो क्या हो जाएंगी, माइनस। जैसे यहाँ देखिए, हमारे पास एक वेव ये है और एक वेव ये है। इस वेव के अंदर ये प्लस माइनस जो होते हैं, ये प्लस माइनस चार्ज नहीं होते, ये फेस को इंडिकेट करते हैं। प्लस प्लस मतलब सेम फेस, माइनस माइनस मतलब सेम फेस। अब इसका जो प्लस वाला फेस है ये टॉप पे है, अगर इसमें पहला फेस प्लस का है और इसमें भी पहला फेस प्लस का है तो इसका मतलब दोनों का फेस क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। अगर इसका एम्पलीट्यूड, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन का, अगर इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका एम्पलीट्यूड a2 है तो दोनों ऐड होके यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2। तो ये दोनों आपस में, दोनों का फेस क्या था, सेम। अगर ये पहला पार्ट इसमें प्लस का था, इसमें ये अप जा रही थी तो वो भी अप जा रही थी, ये डाउन जा रही तो वो भी कहाँ जा रही, डाउन। तो दोनों का फेस सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये जो वेव है ये क्या कहलाएंगी, सेम फेस वेव कहलाएंगी। तो वेव इन सेम फेस, तो ये दो ऐसी वेव हैं जिनका फेस क्या है, सेम, तो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। और वेव के ऐड होने को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और ऐड होके एक नई बड़ी वेव मिल जाएगी, एक वेव मिल जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इससे अधिक होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट कह सकते हैं, रिजल्टेंट, और ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। नेक्स्ट देखिए, ये दो वेव फिर हैं, ये कहाँ जा रही, अगर स्टार्टिंग करें तो ये टॉप पे गई फिर डाउन में आई, ये उल्टी हो रही है, पहले डाउन में जा रही है फिर टॉप पे जा रही है। कह सकते हैं वहाँ फेस प्लस का है तो यहाँ माइनस का है, उसमें माइनस का तो इसमें प्लस का, तो इन दोनों का फेस क्या है, डिफरेंट। तो वेव इन डिफरेंट फेस, ये दो ऐसी वेव हैं जिनका फेस क्या है, डिफरेंट। तो ये आपस में जब ऐड होंगी तो क्या हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी। और माइनस होके कोई भी वेव जनरेट नहीं होगी, कोई भी वेव जनरेट हो भी सकती नहीं भी, वो डिपेंड करता है इनका एम्पलीट्यूड क्या है। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए और इसका भी ए, तो ये दोनों आपस में माइनस होकर क्या बचेगा, जीरो। अगर इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका a2 है तो फिर a1 माइनस a2 की एक छोटी सी वेव बच जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, a1 माइनस a2। तो रिजल्टेंट वेव है ये, और ये क्या होगी, रिजल्टेंट वेव। और ये कह सकते हैं जीरो एम्पलीट्यूड होगा। जीरो एम्पलीट्यूड जब भी हो सकता है जब इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम। अगर दोनों का डिफरेंट होगा तो यहाँ जीरो नहीं होगा, कुछ बचेगा। अगर इसका वाला एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये वाली वेव बच जाएगी, और इसका वाला ज़्यादा है तो ये वाली बच जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। 11वीं क्लास में जब भी आपका स्कूल में टेस्ट होगा, 11वीं क्लास में बच्चों का होम टेस्ट होगा उसमें ये थ्योरी जरूर आएगी। ठीक है, हाफ ईयरली में भी, एनुअल में भी, सब में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है,
ये कहता है कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एटम से मिलके बना हो, चाहे वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, वो क्या करता है, एनर्जी को ना तो कंटिन्यूस ऑब्जर्व करता, ना कंटिन्यूस रिलीज करता, वो छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में लेता है, छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में देता है। जैसे तो ये कह रहा है कि कोई किसी भी सब्सटेंस से जो एनर्जी रेडिएट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो डिस्क्रेडिट फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। जैसे आप दूध करेंगे तो दूध के एक पर्टिकुलर पैकेट में लेंगे आपको कि आधा के 250 ग्राम का या 500 ml का या फिर कितना 1 लीटर का। ऐसा नहीं है आप कहोगे कि 5 चम्मच का पैक दे दो एक दूध का, ठीक है, या आप क्या करें, कहेंगे कि 10 गिलास का पैक दे दो, एक पर्टिकुलर फिक्स पैकेट में वो आते हैं। ऐसे ही क्या है, तो ये कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस से जो एनर्जी निकलेगी, रेडिएट होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो डिस्क्रेडिट फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में आएगी या छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में जाएगी। अब आप बताओ आपको कितने, 10 पैकेट चाहिए, 5 चाहिए, 20 चाहिए, कितने? ऐसा नहीं कि आप क्या हो कि 2.5 पैकेट दे दो मुझे, 2.5 पैकेट नहीं मिलेगा, या तो 2 पैकेट मिलेंगे या 1 मिलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं? चलिए, तो एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस कैन एमिट और एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी एटम या एटम का हो या मॉलिक्यूल का सब्सटेंस हो, वो एनर्जी को एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल एमिटेड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, दीज स्मॉल पैकेट्स आर क्वांटा। ये कह रहा है कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एटम का मिलके बना हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स का बना हो, वो एनर्जी को एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। मगर एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए जो सब्सटेंस है वो एनर्जी को क्या करेंगे, वो कैन एनर्जी को क्या करते हैं कि स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं। वो क्या करेंगे, और उस छोटे से पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा। जैसे आप दूध लोगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे आप एनर्जी लोगे तो वो पूछेगा 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, 5 क्वांटा, कितने क्वांटा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और इन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं, दीज स्मॉल पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटा। क्लियर? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। तो ये एनर्जी का जो सबसे छोटे से छोटा पैकेट है उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। चलिए, जैसे आप क्या करेंगे, टॉफी ले, अगर आप टॉफी लेंगे तो आप दुकानदार से ये नहीं कहोगे कि मुझे 1.5 टॉफी दे दो, 2.5 टॉफी दे दो, आधी टॉफी दे दो। वो कहेगा 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए। ये बताओ, छोटी का टॉफी का छोटे से छोटा पैकेट वो 1 टॉफी है, उसे जो छोटा पैकेट है उसे क्या बोलते हैं, 1 टॉफी। तो ऐसे ही एनर्जी का जो छोटा पैकेट है उसे क्या बोल रहे हैं, क्वांटा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी आएगी या जाएगी वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। तो सन से जो लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट से जो लाइट हमारे कमरे में आ रही है, वो हमें लग रहा है कि कंटिन्यूस फॉर्म में आती है, मगर वो छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में आती है। मगर तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी उजाला हो जाए, कभी अंधेरा हो जाए, कभी रोशनी हो जाए, कभी अंधेरा हो जाए? तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पैकेट हैं वो इतनी स्पीड से आते हैं कि एक पैकेट की एनर्जी इतना रोशनी करेगी, इससे वो खत्म हो, इससे ब्लैकनेस आए, उससे पहले दूसरा पैकेट आ जाता है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। चलिए, जैसे बात करें एनर्जी ऑफ, तो ये कह रहा है जो एनर्जी ऑफ क्वांटा है, क्वांटा की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्वांटा, जो क्वांटा है उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। तो किसी भी क्वांटा की जो एनर्जी है ई से रिप्रेजेंट करेंगे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यानी कि म्यू के, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, म्यू जो इलेक्ट्रो क्वांटा की जो एनर्जी है ई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है एच, इसे क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, स्मॉल एच। तो ई इज इक्वल टू हो गया एच म्यू, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच म्यू। ये एच म्यू किसकी एनर्जी है, एक क्वांटा की एनर्जी है, जहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है, उस रेडिएशन की एनर्जी है जिस रेडिएशन के हम क्वांटा ले रहे हैं। मतलब जैसे अलग अलग ट्यूबलाइट होंगे तो अलग अलग ट्यूबलाइट की अलग अलग क्या होगी, क्वांटा होगा। जैसे सन से जो लाइट आ रही है उसका क्वांटा कुछ और होगा, और जो मून से लाइट आ रही है उसका क्वांटा कुछ और होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्यूबलाइट के या डिफरेंट डिफरेंट कैंडल के क्वांटा की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट यानी कि क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के आप क्या करते हैं, चॉकलेट लेंगे, टॉफ़ी लेंगे या दूध भी लेते हैं, तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और वो कितनी होगी, ई इज इक्वल टू एच म्यू, जहाँ एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट्स। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लो, ये 0.626 है, तो इसे 0.6 के बाद 3 लिख लो पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है। चलिए,
तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, तो एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो कितनी है, एच म्यू। और एनर्जी ऑफ एन क्वांटा, अगर मैं एन क्वांटा लूं तो क्या हो जाएगा, इनटू एन कर देंगे। एक क्वांटा की एनर्जी कितनी, एच म्यू, तो एन क्वांटा की चाहिए तो इनटू एन। जैसे 10 क्वांटा की चाहिए तो 10 इंटू एच म्यू, हमें 5 क्वांटा की एनर्जी चाहिए तो 5 इंटू एच म्यू। ठीक है, तो जहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर वैल्यू होगी, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। नो फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी, n की। ऐसा नहीं होगा 2.5 1.5 1.5 1.25 2.4 या 5.4। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4। तो देखिए क्वांटम, ये कह रहा है क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट पैकेट दैट कैन एमिट और या एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्वांटा क्या है, एनर्जी का वो छोटे से छोटा पैकेट है जो क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को जिस फॉर्म में क्या करता है, या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस एनर्जी की छोटी से छोटी वैल्यू को एब्जॉर्ब करे या एमिट करे, वो क्या होता है, क्वांटा होता है। तो क्वांटा इज द स्मॉलेस्ट पैकेट दैट कैन एमिट और एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कोई भी सब्सटेंस एनर्जी की छोटी से छोटी वैल्यू को जो कैप्चर करे किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की वे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्वांटम या क्वांटा। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल्स could emit absorb energy in in discredited quantity, not in a arbitrary quantity। ये कह रहा है एटम या मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं डिस्क्रेडिट क्वांटिटी की फॉर्म में। डिस्क्रेडिट क्वांटिटी, नॉट आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। डिस्क्रेडिट क्वांटिटी मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, एक क्वांटा, दो क्वांटा, चार क्वांटा, पांच क्वांटा, छह क्वांटा। ऑर्बिटरी नहीं, मतलब 2.5 1.5 सवा 3 पौने 3 इस टाइप से नहीं कि कोई भी एनर्जी आप लेके चले जाओ, आप डेयरी पे जाके कहने लगो कि 5 चम्मच दूध दे दो, 5-10 चम्मच दूध दे दो, तो वो क्या करेगा, आपको डांट के भगा देगा। ऐसा नहीं होगा। आप या तो उससे मांगें कि आधा लीटर दूध दे दो, या मुझे 250 ग्राम दूध दे दो, या मुझे 1 लीटर दूध दे दो, या मुझे 1.5 लीटर दूध दे दो, तब मांग सकते हो। या जैसे मान लीजिए आप ऐसी डेयरी पे जाएं जिसपे सिर्फ पैकेट ही मिलता है, तो पैकेट मान लीजिए पैकेट दो फॉर्म में है कि केवल केजी का पैकेट है, तो फिर केजी में आप लेंगे। तो आप उससे बताएंगे कि 2 केजी 3 केजी, वो कहेगा 2.5 केजी, तुम कहोगे 2.5 केजी, तो वो मना कर देगा कि भाई 1-1 केजी के पैकेट हैं। तो डिस्क्रेडिट क्वांटिटी का मतलब है कि इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ एन, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज कर सकता। आर्बिटरी मतलब कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता है, या तो एक फोटोन की एनर्जी होगी, या 2 की, या 3 की, या 4 की। तो यहाँ डिस्क्रेडिट का मतलब है डिसकंटिन्यूस फॉर्म, आर्बिटरी का मतलब है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। नॉट इन आर्बिटरी फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रेडिट क्वांटिटी के फॉर्म में, मतलब इंटीजर वैल्यू, एन की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, इंटीजर। तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, तो E इक्वल टू होगी एन एच म्यू। एच म्यू हो गई एक फोटोन की एनर्जी, यानी कि एक पैकेट की एनर्जी, एक क्वांटा की एनर्जी, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वांटा। चलिए, इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में जो क्वांटम है, क्वांटम यानी कि क्वांटा है, उसे क्या बोल देते हैं, फोटोन। लाइट के लिए लाइट का जो फोटोन है, लाइट का जो क्वांटा है, उसे एक नया नाम दे दिया गया, क्या, फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी वही होगी एक क्वांटा की जो एनर्जी है। लाइट के लिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा है, लाइट वाला है, सनलाइट वाला है, तो लाइट के लिए हम क्या कर दें, लाइट के लिए क्वांटम को एक नया नाम दे दिया गया, फोटोन। तो क्या होगा, लाइट किसकी फॉर्म आती है, क्वांटा की फॉर्म में। लाइट का एक छोटे से छोटा पैकेट क्या कहलाता है, क्वांटा, और इस यानी कि जो एनर्जी का जो छोटे से छोटा पैकेट है वो क्वांटा कहलाता है, और लाइट के लिए उसे क्या बोल देते हैं, फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू होगी एच म्यू। ठीक है, यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होता है, जैसे C इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा, तो हम क्या कर सकते हैं, C को देखियो, म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से जो एनर्जी हो गई एच म्यू, या म्यू को लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। तो जो एनर्जी है किसी भी फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लैम्डा के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लैम्डा के। क्लियर होगी बात। चलिए, एनर्जी ऑफ एन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी तो ये है, और एन फोटोन के लिए देंगे तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे एन, तो एन फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एन इंटू एच म्यू, और एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, या तो एच म्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर, ये क्या हो गया यहाँ, लैम्डा।
तो एनर्जी क्या होगी, वो क्या होगी, E इज इक्वल टू होगी एन तो हो गया नंबर ऑफ फोटोन इंटू एच म्यू, और एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। ये कह रहा है प्लैंक्स थ्योरी सपोर्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये कह सकते हैं पार्टिकल नेचर। प्लैंक्स थ्योरी जो होती है, प्लैंक्स थ्योरी सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या करती है, लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रमोट करती है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में आ रही, तो इसका मतलब क्या है, छोटे ऐसे कह लो कि छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में आ रही, छोटे छोटे पार्टिकलों की फॉर्म में आ रही, तो पार्टिकल टुकड़े ये सब क्या हो गए, पार्टिकल नेचर हो गई। जैसे कंचे, कंचे क्या होते हैं, एक कंचा मारा, दूसरा कंचा फेंक के मारा, तीसरा कंचा, तो ये कंचे क्या है, यानी कि एक पैकेट के फॉर्म में है। तो क्या हो गया, तो लाइट क्या है, तो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो लाइट की कौन सी नेचर को फेवर्ड करती है, पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर को शो कर रही है। अगर वेव नेचर होती तो कंटिन्यूस होती। तो पार्टिकल नेचर, तो कहने का मतलब है अगर एनर्जी वेव की फॉर्म में तो आप जितनी चाहो उतनी ले सकते हो आर्बिट्रेरी में, अगर वो पार्टिकल की फॉर्म में है तो फोटोन की फॉर्म में, तो आप मन मर्जी एनर्जी नहीं ले सकते। तो प्लैंक्स थ्योरी सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ समझिए, जैसे हमारे पास कोई बल्ब है, इस बल्ब से लाइट एमिट हो रही है, साथ किसी ऑब्जर्वर के पास आ रही है, तो यहाँ पे वेव की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, वेव की फॉर्म में लाइट आ रही है, और एक किसमें, पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। तो ये पार्टिकल नेचर है, ये वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर मतलब फोटोन की फॉर्म आ रही है, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन। तो देखिए फोटोन, ये फोटोन तो क्या है, तो फोटोन तो क्या होगा, पार्टिकल फॉर्म, ये कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म, मगर वेव की फॉर्म में जो एनर्जी आएगी वो कंटिन्यूस होती है, तो ये क्या होगी, कंटिन्यूस। तो जब ट्यूब लाइट से हमारे पास कोई लाइट आ रही है तो वो वेव की फॉर्म में भी आती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वेव की फॉर्म में आती है, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टिकल की फॉर्म में आती है, जिसे क्या बोलते हैं, फोटोन। तो इसलिए लाइट की दोनों नेचर हैं, डुअल नेचर है। तो लाइट क्या है, डुअल नेचर में रहेगी, जो यानी कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, डुअल नेचर में, मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव। तो ये दोनों तरह रह सकता है, पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है। तो ध्यान रखेंगे, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। डुअल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मतलब पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं और वेव नेचर को भी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जहां पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो वेव नेचर को भी फॉलो करते हैं। बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी मैं आपको बता चुका हूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपको जहां हीट में पढ़ाया था मैंने आपको। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स, जो फिजिक्स 11th की फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई है हीट में, वहां पे मैंने ब्लैक बॉडी के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन में बताया है, मगर और देख लीजिए ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो क्या करे, हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और हर एक वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर दे, वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी। हर एक वेवलेंथ मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी वेवलेंथ की हर एक लाइट को क्या कर सकती हो, कैप्चर करने की एबिलिटी रखती हो, वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो क्या देखिए, ए बॉडी दैट कैन एमिट और एब्जॉर्ब ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो क्या करे, हर एक फ्रीक्वेंसी या हर एक वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके, वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी। ये कह रहा है रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होगा उसे क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की खास बात क्या होगी कि उसमें हर एक वेवलेंथ की, कह सकते हैं हर एक फ्रीक्वेंसी की एमिशन क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये कह रहा है हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस। जब हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, ना कि ब्लैक बॉडी, ठीक है, या ब्लैक बॉडी ले लो, चलिए आप, जैसे आयरन है, ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट करती नहीं, कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती कोई भी। तो अब बात करें हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम क्या करें, जैसे आयरन को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हम हीट करेंगे तो इससे जो रेडिएशन होगा वो क्या होगा, पहले रेड यानी कि रेड कलर, फिर येलो कलर, फिर ब्लू कलर, फिर वाइट कलर। तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम इसको हीट करते जाएंगे तो पहले रेड कलर आएगा, फिर क्या है, येलो कलर आने लगेगा, फिर क्या होगा, ब्लू कलर आएगा, और फिर ये सारे कलर मिक्स होकर क्या हो जाता है, वो वाइट जनरेट होने लगता है। तो इस फॉर्म में ये कलर प्रोड्यूस होगा, पहले वो रेड हॉट होगी, और हीट करते जाएंगे तो येलो होने लगेगी, और हीट करते जाएंगे तो ब्लू,
और हीट करने लगेंगे तो वाइट। मगर ऐसा नहीं कि ये वाइट होगी तो ये सारे कलर गायब हो जाएंगे। पहले रेड आएगा, रेड के बाद क्या होगा, पहले रेड के बाद क्या होगा, एक सिरा ये इधर वाला सिरा रेड हो जाएगा, ये वाला वाइट होने लगेगा। जिसको गर्म कर रहे हैं वो पहले रेड होगा, रेड के बाद में उसका धीरे धीरे वो कुछ हिस्सा क्या होगा, येलो में कन्वर्ट होने लगेगा, और इस येलो का फिर कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा क्या होगा, ब्लू में। तो तीनों कलर प्रेजेंट होंगे, ब्लू भी, येलो भी, रेड भी। मगर सबसे ज्यादा क्या कौन सा हीट होगा, ये। और जब और हीट करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे व्हाइट कलर भी उसमें आने लगेगा। और कंप्लीटली अगर लॉन्ग टाइम तक हीट करते जाएंगे तो ये सारे कलर किस में हो जाएंगे, रेड येलो में जा रहा है, येलो ब्लू में जा रहा है, ब्लू व्हाइट में। तो धीरे धीरे सारे 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 कलर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, व्हाइट में। तो इस टाइप से कलर प्रोड्यूस होता है किसी भी सब्सटेंस को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। एक टाइम ऐसा होगा जब इस केवल रेड कलर होगा, एक टाइम ऐसा होगा जिसमें क्या होंगे, दो कलर प्रोड्यूस होंगे, एक टाइम ऐसा होगा तो कुछ देर बाद के तीनों कलर प्रोड्यूस होंगे, और कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम होगा जिसमें चारों कलर प्रोड्यूस होंगे। और जब लॉन्ग टाइम बाद क्या होगा, हीट करते जाएंगे तो सारे कलर किस में आ जाएंगे, व्हाइट में। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, और सब फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखें। चलिए अमाउंट किस उसी में है, विव की ओर में, यहां से उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो इसमें रेड येलो ब्लू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी नहीं है, नहीं सारे। तो इसमें क्या, रेड फिर येलो, मोस्टली मेन कलर मैंने बता दिए। एक एंड का कलर ये हो गया, एक कलर का ब्लू हो गया, एक क्या हो गया, रेड हो गया, एक बीच का बता दिया मैंने, येलो। वैसे तो कंटिन्यूस कलर बनेंगे सब, मगर ये तीन कलर मेन हो गए, एक एंड का, एक इस एंड का, और एक मिडिल का, और फाइनली क्या हो जाता है, वाइट। अमाउंट ऑफ एमिट एनर्जी डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ये कह रहा है कि जो रेडिएटेड एमिट जो एनर्जी है, एमिटेड जो एनर्जी है, वो डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे। तो ये तो हमें पता ही है, किसी भी रेडिएशन की या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। कैसे, E इज इक्वल टू होगा एच म्यू, या इक्वल होगा एस सी अपॉन लैम्डा। तो अमाउंट ऑफ एमिटेड एनर्जी डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। दूसरा, सपोर्टेड, ये कह रहा है सपोर्टेड जो प्लैंक्स थ्योरी है, डू नॉट सपोर्ट बाय द, ये कह रहा है मैक्सवेल थ्योरी। जो ये क्या है, जो प्लैंक्स थ्योरी को, ये कौन सी बात, ये वाली बात, अमाउंट ऑफ एमिटेड एनर्जी, जो एमिटेड एनर्जी है उसकी जो एमिटेड जो अमाउंट, एमिटेड जो एनर्जी है, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एमिटेड, एमिटेड का जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। ये बात, इस बात को कौन सपोर्ट करता है, प्लैंक्स थ्योरी, या कह सकते हैं ये बात किसको किसको सपोर्ट करती है, प्लैंक्स थ्योरी को, ना कि मैक्सवेल को। मैक्सवेल की तो पुरानी अगर हम बात करें क्लासिकल, तो मैक्सवेल कहता था कि जो रेडिएशन की एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। जबकि आजकल किस पे चलता है, फ्रीक्वेंसी पे, और ये किसके थ्रू है, प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लें, प्रॉब्लम्स मैंने इसमें ज़्यादा नहीं कराई अभी तक। ठीक है, देखिए वो रिविजन में ले लेंगे प्रॉब्लम। ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द एफएम एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना, ये 12,000 यानी कि 1240 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ। ये कह रहा है एक एफएम है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये है। तो बताना है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर एक रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, सी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ या स्पीड ऑफ लाइट, और इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू हो गया म्यू इंटू लैम्डा। म्यू कितना है जी, 1240 किलो हर्ट्स है, तो किलो को हटाइए तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू क्या कर देंगे, लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब तो बस इसको अपॉन में ले आएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे हमने, सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, या कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू होगा सी अपॉन लैम्डा, जोन सा भी तुम्हें अच्छा लगे। तो सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, या म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, जोन सा भी आप चाहें वो फॉर्मूला इसमें हमने रखा, एक ही तो है दोनों। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग द वेव नंबर। वेव नंबर हमें दे रखा है, वेव नंबर को कैसे, वेव नंबर कितना दे रखा है, 5 मीटर इनवर्स। तो क्या करना है हमें, एक रेडिएशन है, उस रेडिएशन का मुझे क्या है, वेव नंबर दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। वेव नंबर होता है क्या है, इसे लिखते हैं म्यू से। देखिए वेव नंबर को लिखते हैं म्यू बार, और म्यू बार होता है 1 लैम्डा के। तो यहाँ से लैम्डा हम निकाल सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 1 म्यू बार, या म्यू बार इक्वल होता है 1 लैम्डा। जो वेव नंबर है उसे दिखाते हैं किससे, म्यू बार से, और म्यू बार इक्वल होता है 1 लैम्डा के, या लैम्डा इक्वल टू होगा 1 म्यू बार। हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला रखिए, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अगर हम बात करें, मेरी बात करें, देखें तो क्या है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा,
और 1/λ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/λ को मैं लिख सकता हूँ म्यू बार। तो बस बात खत्म हो गई। तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, सी रखिए, सी कितना होगा 3 × 10⁸ और म्यू बार कितना है वो दे रखा, वेव नंबर कितना है 5। तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। बस हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ एनर्जी E1 E2 ऑफ द टू रेडिएशन वन विद द वेवलेंथ इतने एंड इतने। हमारे पास दो रेडिएशन है, दोनों रेडिएशन की एनर्जी का रेशो पूछ रहा है और वेवलेंथ दे रखी है, एक की λ1 और एक की λ2। कितनी, एक की 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक की 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो इनकी एनर्जी का रेशो पूछ रहा है। E = होता है एस एच म्यू या SC/λ। एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो लैम्डा के इनवर्सली है। तो जो एनर्जी है वो क्या हो गई, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वेवलेंथ के। तो क्या है, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली हो गई। तो बस क्या होगा E1/E2 इक्वल हो जाएगा λ2/λ1। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के। अगर मैं क्या निकालूंगा, E1/E2 निकालूंगा तो वो आएगी μ1/μ2, या आएगी उल्टी λ2/λ1। तो E1/E2 निकालना तो λ2/λ1। λ2 है कितना 2000 और λ1 कितना है 6000। तो 2000/6000 कितना आ गया आंसर 1/3। ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ कितना 1000 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर विच कैन बी प्रोवाइडेड, यानी कि 1 किलो जूल एनर्जी। ये कह रहा है मुझे 1 किलो जूल एनर्जी इकट्ठा करनी है किससे, 1 लैम्डा की वेवलेंथ से। तो पूछ रहा है इस वेवलेंथ के कितने फोटोन मुझे चाहिए जिससे एनर्जी कितनी क्रिएट हो जाए 1 किलो जूल। तो ये मुझे क्या दे रखी है, टोटल एनर्जी, और एक फोटोन की वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का फोटोन है मेरे पास। तो देखिए एनर्जी क्या होगी, E क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी, मान लीजिए कितने फोटोन चाहिएंगे n, और एक फोटोन की एनर्जी है कितनी h म्यू, या कह सकते हैं HC/λ। अगर लैम्डा दे रखा तो लैम्डा की फॉर्म में रख लेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स ही तो चाहिए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किससे आ जाएंगे, n मुझे निकालना, तो ये सब इधर चला जाएगा। तो n निकालूंगा तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, E × लैम्डा और अपॉन में क्या आएगा h × c। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या आ जाएंगे, E × λ/h × c, जहाँ E क्या है टोटल एनर्जी जो मुझे जनरेट करनी है, और h तो प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और ये लैम्डा क्या है, वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ के फोटोन मेरे पास अवेलेबल है, ये कह सकते हैं जिस वेवलेंथ की मुझे एनर्जी अवेलेबल है। तो E की वैल्यू कितनी हो गई 1 किलो जूल, किलो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1000। h की वैल्यू मुझे पता है 6.63 × 10⁻34। लैम्डा मेरे पास है कितना 100 नैनोमीटर, तो इसे मीटर में ले लेंगे तो 100 × 10⁻, नैनोमीटर को जब मीटर में ले जाएंगे तो 10⁻⁹। और प्लैंक और ये क्या है c हमें पता होता है 3 × 10⁸। बस अब तो इसे सोल्व कर लेंगे और ये कितना आ जाएगा 5 × 10⁻20। इतने क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए। देखिए कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 10⁻13 सेकेंड इनवर्स दैट मस्ट बी ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू मेल्ट 6.626 ग्राम ऑफ आइस। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ 2 ग्राम ऑफ आइस इज इतने। क्वेश्चन क्या है समझो, ये कह रहा है 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होती है। तो कह रहा है इतनी ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, इतनी आइस को मेल्ट करने के लिए कितने फोटोन चाहिए, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये है। आगे बात समझ में नहीं तो समझिए, पहले तो ये देखिए कि इतने ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी जरूरत होगी। वो टोटल एनर्जी आ जाएगी तो हम नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेंगे इस फ्रीक्वेंसी के। देखिए तो 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी जरूरत है 666 जूल की, यानी कि 666। ठीक है, तो क्या होगा 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी जूल की एनर्जी की जरूरत है। तो कितने आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए 6.62 के लिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इस 2 को अपॉन में ले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। ये तो आ गई टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या है, हमें टोटल एनर्जी क्या होगी, वो इक्वल होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एक फोटोन की एनर्जी। नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे निकालने हैं, टोटल एनर्जी मेरे पास ये आ गई, और h की वैल्यू मुझे पता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34, और म्यू मुझे दे रखा उन्होंने 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। तो सब कुछ मालूम है, सिर्फ क्या निकालना है n, तो बस इसको अपॉन में ले जाएंगे n निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।